नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां राज्यसभा के लिए प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे हैं चुनाव। आपको बताएं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो तमाम पार्टियों की तेज हो गई और इसी कड़ी में अब चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। नामांकन 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे और 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। जी हां, और 3 जून तक नाम वापस ले सकेंगे। 10 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा में यूपी से 31 सांसद हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो लगातार जिस तरीके से अब 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव करना है, ऐसे में अब आज अधिसूचना जारी करने के बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि अब जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई कि किस तरीके से अपने नेताओं को उच्च सदन में भेजा जाए, जिसमें कांग्रेस पार्टी से लेकर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो जोर आजमाइश में लगे हुए। और इसी कड़ी में खास तौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्यसभा के लिए प्रदेश की यानी कि उत्तर प्रदेश की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए मंगलवार यानी कि आज अधिसूचना इसके लिए जारी होने के बाद नामांकन दाखिल करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। नामांकन 31 मई तक दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि 10 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि राज्यसभा में यूपी से अगर यूपी की खासतौर पर बात की जाए तो 31 सांसद हैं। इनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। तो हालांकि जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव की अगर खास तौर पर बात हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव जो है वो सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि सीट कम है, दावेदार कई हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जी कुलदीप, जिस तरीके से राज्यसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आज से नामांकन शुरू हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल। देखिए, देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होने वाला है और इसके लिए आज चुनाव आयोग की तरफ से एक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद इन सीटों पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी आज शुरू होकर 31 मई तक चलेगी। यानी जिन भी उम्मीदवारों को राज्यसभा की इन 57 सीटों पर चुनाव लड़ना है उनको 31 तारीख तक अपना नामांकन करना होगा। देखिए, देश के 15 राज्यों में चुनाव होने हैं ये राज्यसभा के, और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस सहित जो तमाम दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी साख जो है इस राज्यसभा चुनाव पर लगी हुई है। और ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये राज्यसभा का चुनाव जो है वो बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि कई राज्यों की ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस को जो है वो उम्मीदवारों का चयन करने में काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर एक राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी के भीतर कई दावेदार जो है वो अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों का चयन करना जो है वो बड़ा सरदर्द है। लेकिन कुल मिलाकर देश के 15 राज्यों में जो अलग अलग सीटें जो है राज्यसभा की खाली हुई है, उन सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आज से बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने बताया कुलदीप की कांग्रेस के लिए सरदर्द अब ये चुनाव बन गया है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से जो उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, उसमें यह ऐलान किया गया था कि 50% युवाओं को उच्च सदन में भेजा जाएगा। लेकिन अब जो सामने तस्वीरें आ रही हैं, दावेदारी जो लगातार सामने आ रही है, इसमें अब ऐसे में कांग्रेस बुजुर्गों पर अपना दांव खेलेगी या फिर नई पीढ़ी के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश करेगी? ये दरअसल बड़ा मुश्किल दौर लग रहा है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल।
देखिए जो कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था उसमें कई बड़े फैसले जो है वो कांग्रेस आला कमान की तरफ से लिए गए थे, और जिन फैसलों का आप जिक्र कर रहे हैं उन फैसलों का क्या असर इन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से नजर आएगा या नजर नहीं आएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खासकर जैसा कि आपने चिंतन शिविर का जिक्र किया जो राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर राज्यसभा की 4 सीटें खाली हुई है। उन सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न होना है, और इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस की जो जीत है वो पक्की मानी जा रही है, और जो 1 सीट है उसको लिए जो है कांग्रेस को जो निर्दलीय विधायक है उनको साधना होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए किसी भी राज्य में ये राज्यसभा का जो चुनाव है वो अपने आप में एक चुनौती है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो उनके दिग्गज नेता हो। देखिए आनंद शर्मा जो है उनके बारे में भी कहा जा रहा है जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है कि क्या फिर से पार्टी उनको राज्यसभा भेजेगी या नहीं भेजेगी। अभी तक आनंद शर्मा जो है वो हिमाचल से राज्यसभा में चुनकर आते थे, तो इस बार देखना होगा कि पार्टी क्या उन पर फिर से भरोसा जताएगी और फिर से क्या उनको हिमाचल या फिर किसी दूसरे राज्य से जो लोकसभा का ऊपरी सदन है राज्यसभा वहां पर भेजेगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, वाकई देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस के लिए जो माथापच्ची का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, इसमें कैसे समाधान कांग्रेस के आला नेता निकाल पाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी में भी वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने का मौका मिलेगा। आज से 150 ई बस सेवा की शुरुआत दिल्ली में की जाएगी, और इतने बड़े स्तर पर देश के किसी शहर में एक साथ 150 बसें सड़कों पर उतारी जा रही हैं। पहले चरण में मुंडेला कला और रोहिणी सेक्टर 37 डिपो से अलग अलग मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी, और इसके साथ ही राजघाट 2 और डिपो सहित ई बसों के लिए तैयार तीनों डिपो से बसों के परिचालन की शुरुआत होगी। इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरी झंडी दिखाकर आईपी डिपो से रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री ने इससे पहले जनवरी में 2 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी। सभी बसें सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, 10 पैनिक बटन, दिव्यांगों के लिए रैंप सहित तमाम आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। इसके अलावा इन बसों के रखरखाव के लिए मुंडेला कला, राजघाट और रोहिणी सेक्टर 37 में 3 डिपो को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस डिपो के रूप में तैयार किया गया है। आने वाले महीनों में और 150 बसों को इसमें शामिल किया जाएगा। दिल्ली वासियों को इलेक्ट्रिक बसों में 24 मई से 26 मई के बीच यात्रा के लिए टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। बसों में दिल्ली सरकार 3 दिनों तक मुफ्त यात्रा की दिल्ली वासियों को तोहफा दे रही है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारी सहयोगी तोशी मेंदोला हमारे साथ जुड़ रही है। जी तोशी, जिस तरीके से आज 150 ई बस सेवा की शुरुआत दिल्ली में होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
देखिए लता, बिल्कुल 1 घंटे बाद दिल्ली के आईपी डिपो में 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी मिलने वाली है। और इससे ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लगभग 2000 से ज्यादा बसों को लाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इससे दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ी राहत मिलने वाली है। तो इस लिहाज से 150 ई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी मिलने वाली है। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। लाखों यात्रियों को 3 दिनों के लिए मुफ्त सफर भी दिया जाएगा। पहले ही महिलाओं को पिंक टिकट का फायदा मिल रहा है। अब इसी के इतर यहाँ पर अब तमाम यात्रियों को 3 दिनों का मुफ्त सफर भी दिया जाएगा। तो ये दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। 150 इलेक्ट्रिक बसों को आज हरी झंडी मिलने वाली है और इसी के लिहाज से 3 दिनों के लिए मुफ्त सफर अब यहाँ की यात्री कर सकेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप बीजेपी लगाती रही है कि जो पिछला बकाया है वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जो बसों की मेंटेनेंस है वो केजरीवाल नहीं कर पा रहे, और ऐसे में अब इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा खर्चा करना, क्या इसे सही माना जाए, या फिर जो पुरानी बसें थी उन्हीं को मेंटेनेंस के तौर पर सही कर अरविंद केजरीवाल को सड़कों पर उतारना चाहिए था, या फिर एक बार फिर से फ्री का लॉलीपॉप देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने ये साफ कह दिया है कि अभी जो ट्रांसपोर्ट है दिल्ली में वो एक बहुत बड़ा बेड़ा है। उसको खत्म करके अब नई टेक्नोलॉजी लानी है, नए युग की शुरुआत करनी है। तो कहीं ना कहीं वो जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसें आएंगी तो इससे कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल से भी राहत मिलेगी और दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पुरानी बसें है जो पेट्रोल डीजल से चलाई जाती है उसको शायद वो रोकने की तैयारी में है, क्योंकि इस लिहाज से 2000 से ज्यादा बसें वो चलाने के मूड में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और लगातार बीजेपी सरकार उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट को लेकर, बसों को लेकर देखिए अपना रुख साफ करते हुए नजर आई है। लेकिन इससे इतर वो अब एक नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है ये इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में मील का पत्थर साबित होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आप चाहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का रुख पूरे तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, वाकई जो ई बस की शुभारंभ आज हालांकि अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, कितना कुछ ये कारगर साबित होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आपका तोशी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। टोक्यो में चल रही स्क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में 4 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के बीच यूक्रेन रूस जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा रही। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के 24 घंटे के बाद बैठक में शामिल होना ये मित्रता की प्रतिबद्धता को जाहिर करता है। पीएम मोदी ने कहा कि काफी कम समय में स्क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्क्वाड का स्वरूप काफी व्यापक और प्रभावी हो गया है, जो लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा दे रहा है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त आवाजाही में मदद मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो हम सभी का साझा उद्देश्य भी है। पीएम मोदी ने स्क्वाड बैठक में वैक्सीन और आर्थिक सहयोग में आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा की है। सहारनपुर के बिहारीगढ़ में पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से तेज धमाका हुआ। पटाखा फैक्ट्री में तीसरी बार ये बड़ा हादसा हुआ है। पहले भी कई लोगों की जान ऐसे हादसों में जा चुकी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पटाखा फैक्ट्री के अंदर दर्जन से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे और जो आनन फानन में मौके से अपनी जान बचाकर वहां से भागकर बचकर निकले हैं। वहीं बुलंदशहर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालु से भरी स्कॉर्पियो कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। स्कॉर्पियो में सवार श्रद्धालु दर्शन के लिए केदारनाथ जा रहे थे। हादसे में 2 बच्चों, 1 महिला की मौत हो गई है। 2 श्रद्धालुओं की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं डीएम और एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है।
केदारनाथ में तेज बारिश और घने कोहरे छाने के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से यात्रा पर रोक लगा दी है। इस दौरान रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक जगह जगह 5000 यात्रियों को रोक दिया गया है। वहीं सोनप्रयाग में 2000 और गौरीकुंड में 3200 यात्रियों को रोका गया है। सुबह से ही रिमझिम बारिश होने पर प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाई है। सोमवार को केदारनाथ यात्रा सिर्फ 1 घंटे ही चली। धाम पहुंचे श्रद्धालु दिन भर आराध्य के दर्शन करते रहे, लेकिन जिला मुख्यालय से गौरीकुंड तक जगह जगह हजारों यात्रियों को रोका गया है। प्रशासन ने मंगलवार तक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए यात्रियों से जहां पर हैं वहीं रहने की अपील करते हुए सतर्कता बरतने के भी आदेश दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहते हैं जाति पूरे देश का एक ऐसा कड़वा सच है जिसको लेकर आज भी विमर्श हो रहा है। देश में जाति का पुराना इतिहास रहा है और यही कारण है कि कई पार्टियां देश में जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं। भारत में जातीय जनगणना के मुद्दे को समझने के लिए इसके इतिहास में झांकने की जरूरत है। ये कोई आज कल का मसला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसे समझने की भी जरूरत है। रिपोर्ट देखिए। कई राजनीतिक दलों की ओर से जातीय जनगणना कराने की मांग को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद से खुद राजनीतिक दल इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में तो खास तौर पर इस मामले पर सक्रियता बढ़ गई है। बिहार में राजद ने इसे हाथों हाथ लिया और जातीय जनगणना की मांग कर दी। नीतीश कुमार क्यों पीछे रहते? नीतीश कुमार न केवल जातीय जनगणना के समर्थन में बयान दिया, बल्कि प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख डाला। इसकी आग बढ़ती हुई दूसरे राज्यों तक पहुंची और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर हर दल इसकी मांग करने लगा। इस समय ये देश की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बन गया। दरअसल जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने की मांग वर्षों से हो रही है, पर इसके पक्ष में अगर लोग खड़े होते हैं तो विपक्ष में भी उतना ही सशक्त तर्क दिया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में घोषणा की थी कि आगामी जनगणना में वो पिछड़ी जातियों की गणना कराएगी। ये जानना रोचक होगा जो पार्टियां, नेता और एक्टिविस्ट इस समय जाति की गणना कराने की मांग कर रहे हैं, वे तब कई किंतु परंतु के साथ इसका विरोध करने लगे थे। वे मांग करने लगे थे कि नए सिरे से जातीय जनगणना कराने की बजाय यूपीए सरकार ने जातियों की जो गणना कराई थी, मोदी सरकार पहले उसे जारी करे। दरअसल इन पार्टियों और नेताओं का भय भाजपा के पिछड़ा वर्ग से संबंधित कार्यों को लेकर था। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का कानून संसद से पारित करा दिया था। पूर्व की सरकारों ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की सोची भी नहीं और मोदी ने आखिर ये कैसे कर डाला? ये प्रश्न इन सब नेताओं के दिमाग को मत रहा था। उनको लगने लगा था कि मोदी सरकार ने अगर पिछड़ी जातियों की जनगणना करा दी तो वे लोग इसके सियासी लाभ से वंचित हो जाएंगे। ये भी तय है कि जब आप पिछड़ी जातियों की जनगणना की मांग करेंगे तो दूसरी जातियां भी खड़ी होंगी। नरेंद्र मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद एक बड़े वर्ग ने ये मांग की है कि जब गणना करानी हो तो केवल पिछड़ी जातियों की क्यों होनी चाहिए, दूसरी जातियों की भी हो जाए। पिछड़ी जातियों की जनगणना के पीछे मुख्य तर्क यही रहा कि चूंकि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण है, इसलिए एक बार जातियों का आंकड़ा आ जाए तो इसके आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और अन्य योजनाओं में उनकी सही भागीदारी पर निर्णय करना आसान हो जाएगा। आज हमारे पास जातियों की संख्या को लेकर कोई प्रमाणिक आंकड़ा नहीं है, जो है वो 1931 का है, जिसे अंग्रेजों ने अंजाम दिया था। साल 1931 के इस आंकड़े को आधार बनाकर ही मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की सिफारिश की और उसे स्वीकार कर लिया। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में, और जनगणना नहीं होने की वजह से
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे बैकबेंचर और पीछे होते जा रहे हैं। शोषक लोग आगे बढ़ रहे हैं। जातीय जनगणना किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल इस स्पष्ट हमारा मत है कि जातीय जनगणना में विलंब नहीं करना चाहिए, इसके लिए शुरू करना चाहिए सरकार को, आनाकानी नहीं करना। जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई हम लोग लड़े, उसी तरह से जातीय जनगणना को लागू करने के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। और ये भाजपा की जो सरकार है, ये बिल्कुल विचलित कर रही है कि नहीं कराएं, कराना ही पड़ेगा इनको। इस देश में सभी जातियों की जनसंख्या बढ़ी है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में जब पिछड़ी जातियों की गणना की मांग तीव्र हुई तो उस समय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSHO द्वारा 2006 में बनाई गई एक रिपोर्ट को जारी किया गया था। इसमें अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी कुल आबादी की 41% बताई गई थी। मंडलवादी या पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेताओं को ये दरअसल गवारा नहीं हुआ और उन्होंने दबाव बनाया कि नए सिरे से गणना कराई जाए। इनमें से ज्यादातर यूपीए के भाग थे या बाहर से समर्थन दे रहे थे और इसीलिए उस पर दबाव कायम हुआ। तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक मंत्री समूह गठित हुआ। उस समूह ने सभी दल से अलग अलग राय लेने के बाद जाति आधारित जनगणना कराने की अनुशंसा कर दी, किंतु ये गणना जनगणना कानून के तहत नहीं होकर अलग से की गई और इसीलिए इसका नाम भी जनगणना नहीं रखते हुए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना रखा गया था। ये राष्ट्रीय जनगणना आयुक्त एवं महापंजीयक के नेतृत्व में नहीं बल्कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के नेतृत्व में हुई। इसमें समय लगा और ये 2013 में पूरा हुआ, चाहे समय के अभाव में या अन्य कारणों से। तत्कालीन यूपीए सरकार ने इसे जारी नहीं किया, पर मोदी सरकार में तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में घोषणा की थी कि गणना में आई अलग अलग जातियों की संख्या प्रकाशित कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इसे प्रकाशित करना आसान नहीं था। दरअसल उसमें कई लाख जातियों, उपजातियां, वंश, गोत्र आदि सामने आए थे और ये सिर चकराने वाले स्थिति बन गई थी। तब नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पानगाड़िया की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। उसके व्यापक कसरत के बावजूद गणना की रिपोर्ट को प्रकाशित करना संभव नहीं हुआ। मांग करना आसान है, लेकिन भारत जातियों के मामले में विविधता वाला एकमात्र देश है और सच यही है कि यहाँ संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ रूप में ऐसी गणना और उसे प्रकाशित करने योग्य बन पाना संभव नहीं है। अंग्रेज कैसे जातीय जनगणना कराते थे, इसका अध्ययन करने वाले भी बताते हैं कि वे भी संपूर्ण और वस्तुनिष्ठ नहीं थे। वैसे भी भारतीय समाज व्यवस्था की जटिलताओं का सही अध्ययन अंग्रेजों के द्वारा संभव नहीं था। फिर अंग्रेज भारतीय समाज को बांटे रखने के लिए ऐसा करते थे और उस आंकड़े का आजादी के बाद कोई अर्थ नहीं रह गया था। जातीय जनगणना की मांग करने वाले और इसका समर्थन करने वाले ये ध्यान रखें कि आजादी के बाद की पहली सरकार ने ही ये निर्णय किया था कि अब देश में जातीय जनगणना नहीं होगी। इसके लिए जो तर्क दिए गए थे उनमें सर्वप्रमुख यही था कि भारत अब ऐसे लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक शासन प्रणाली में आ गया है जहां प्रत्येक व्यक्ति कानून बराबर है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।